Welcome to Academy of Physics. Student, in last lecture we have already completed Ohm's law. Okay. Today we will discuss there are some device which does not obey Ohm's law and there are some device which obeys Ohm's law. The device which obeys Ohm's law is known as a ohmic device. The device which does not obey Ohm's law is known as a non-ohmic device. So first we will discuss what is ohmic device and what is non-ohmic device. The device which obey the devices which obeys Ohm's law यानी P versus I relation. The device which obeys Ohm's law is known as ohmic devices. Okay? और उसके जो examples है, there are some all metals, some insulator, and some electric device. Okay, there are some electrical device which obeys Ohm's law. Ohm's law में क्या होगा, V वर्सेस I का रिलेशन कंपलसरी रहना चाहिए. ऐसी जो डिवाइस है वो सब किस में आएंगी, ओहमिक डिवाइस में. नाउ देयर आर सम अदर डिवाइस विच इज़ नॉन एज अ नॉन ओहमिक डिवाइस. सिंपल है, नॉन ओहमिक डिवाइसेस. उसका डेफिनेशन क्या होगा, द डिवाइसेस विच डज नॉट ओबे ओम्स लॉ यानी द डिवाइसेस which does not obey Ohm's law is known as non-ohmic device. Okay? इन ओम्स लॉ V वर्सेस I जो रिलेशन होगा उसका ग्राफ कैसे बनेगा हम देखेंगे, और नॉन ओहमिक डिवाइस है उसमें ग्राफ कैसे बनेगा वो हम देखेंगे. नॉन ओहमिक जो डिवाइस है उसके एग्जांपल्स है सेमीकंडक्टर. जो सेमीकंडक्टर्स मटेरियल होते हैं ऑल कम्स इन द कैटेगरी ऑफ नॉन ओहमिक डिवाइस. सेमीकंडक्टर डिवाइस आप बोल सकते हो. सेमीकंडक्टर डिवाइसेस लाइक डायोड ट्रांजिस्टर, लाइक इसके बारे में हम लास्ट चैप्टर जो है हमारा पूरा इलेक्ट्रॉनिक्स पे उस पर डिस्कशन करेंगे. लाइक डायोड ट्रांजिस्टर एक्सेट्रा ऑल आर नॉन ओहमिक डिवाइस. जो ओम्स को ऑबे करेंगे वो है ओहमिक डिवाइस, जो ओम्स लॉ को ऑबे नहीं करेंगे वो है नॉन ओहमिक डिवाइस. नाउ वी आर ड्राइंग सम ग्राफ ऑफ V वर्सेस I विच गिव्स द लीनियर ग्राफ. So current versus voltage graph यानी IV graph of Ohm's law is like this. Suppose we are considering one constant temperature T1. Okay, तो उस constant temperature पे Ohm's के लॉ के हिसाब से I versus V का जो ग्राफ होगा वो कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन. We are considering another temperature which is also constant, तो उसका ग्राफ आपको इस तरह से मिलेगा. ये आपको डेल्टा I मिलेगा ऊपर डिवाइड बाई डेल्टा V. उसका जो हमें वैल्यू मिलेगा वो होगा 1/r. एज वी नो दैट V बाई I इज इक्वल्स टू R, बट यहाँ पे I बाई V है तो होगा 1/r. सो IV ग्राफ फॉर ओहमिक डिवाइस, फॉर ऑल ओहमिक डिवाइसेस, I वर्सेस V ग्राफ इज ऑलवेज लीनियर. ये आपको याद रखना है. IV ग्राफ जो होगा सभी ओहमिक डिवाइस में वो कैसा होगा, लीनियर होगा, जबकि नॉन ओहमिक डिवाइस जो है उसमें IV ग्राफ लीनियर नहीं होगा. ओके, नाउ वी विल सी व्हाट आर द लिमिटेशन ऑफ ए Ohm's law. So
वी आर डिस्कसिंग लिमिटेशन ऑफ ओम्स लॉ। सो फर्स्ट ओम्स लॉ का फर्स्ट जो आपको याद रखना है, देर आर सम डिवाइसेस विच डज नॉट ओबे ओम्स लॉ, हमें पता है, बट उसका जो ग्राफ होगा वो लीनियर नहीं होगा। ओके, सो डिवाइस देर एग्जिस्ट some material say we can say that devices which I versus V graph is non-linear. So this is first limitation आपको याद रखना है, जिसमें ए ओम्स लॉ होल्ड्स नहीं करेगा। There exists some material or devices in which I versus V graph is non-linear. उसके जो एग्जाम्पल है हमने नॉन ओहमिक डिवाइस में ऑलरेडी कंसिडर किए हुए सेमीकंडक्टर डिवाइसेस, लाइक डायोड। ओके, अब उसका जो I वर्सेस V का ग्राफ होगा किस तरह से होगा, ये आपको याद रखना है। ये V हम कंसिडर कर रहे हैं, ये I कंसिडर कर रहे हैं, तो उसका जो ग्राफ होगा स्ट्रेट लाइन नहीं होगा, इस तरह से इंक्रीज होगा। ओके, दिस वे। ये हम लास्ट चैप्टर में स्टडी करेंगे, बट अभी आपको याद रखना है I वर्सेस V का जो ग्राफ है वो नॉन लीनियर है। सो फर्स्ट लिमिटेशन होगा। ओके, फर्स्ट लिमिटेशन आपको याद रखना है, सब मटेरियल या डिवाइस विच डज नॉट ओबेज IV ग्राफ, और उसका जो IV ग्राफ है, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, नॉन लीनियर है। उसका ग्राफ आपको इस तरह से ड्रॉ करना है, उसका फर्स्ट लिमिटेशन है। नाउ वी विल सी सेकंड लिमिटेशन। ओके, नाउ द सेकंड लिमिटेशन ऑफ ओम्स लॉ। यहाँ पे I और V वर्सेस के दो ग्राफ मैंने यहाँ पे ड्रॉ किए हुए हैं। फर्स्ट जो जैसे हम V को इंक्रीज कर रहे हैं, I इंक्रीज होगा आफ्टर सर्टेन पॉइंट इन अ मिली एम्पियर रेंज। ओके, अब व्हेन वी आर चेंजिंग द डायरेक्शन, यानी कि जो V है उसकी पोलैरिटी हम चेंज करेंगे, तो आपको यहाँ पे जो रेड पेन से करंट इंक्रीज हो रहा है वो आपको दिखेगा, बट इट लाइज इन द रेंज ऑफ माइक्रो एम्पियर। ओके, सो ये आपको याद रखना है, द रिलेशन बिटवीन I एंड V जो है डिपेंड्स ऑन द साइन ऑफ V, यानी ये आपको लिखना है, द रिलेशन बिटवीन current and voltage is depends on sign, यानी polarity, sign, whether it is positive or negative, sign is depends on sign of voltage. Okay, when we are considering the sign of a voltage, then we are getting the current in a milliampere range, but when we are reversing the direction of a voltage, then we are getting the current in a microampere range. So we can say that when we are changing the direction of a voltage, current जो आपको मिलेगा वो सेम नहीं रहेगा। So यहाँ पे भी ओम्स लॉ फेल होता है। ओके, थर्ड वन इज, सो सेकेंड में आपको ये कंप्लीटली याद रखना है, द रिलेशन बिटवीन I एंड V इज डिपेंड्स ऑन द साइन ऑफ वोल्टेज। जब हम उसका मैग्नीट्यूड फिक्स रखेंगे, मैग्नीट्यूड आपको वोल्टेज का फिक्स रखना है, बट उसकी जो डायरेक्शन हम रिवर्स करेंगे, सो वी डज नॉट प्रोड्यूस सेम करंट। यहाँ पे मिली एम्पियर में करंट मिलता था आपको, और यहाँ पे आपको रिवर्सिंग करेंगे तब मिलेगा माइक्रो एम्पियर में, तो यहाँ पे चेंजेस है करंट में, तो ये सेकंड लिमिटेशन है। अब थर्ड लिमिटेशन में क्या है कि देर आर सम डिवाइस इन विच वी आर गेटिंग मोर देन वन वैल्यू of voltage corresponding to current. Okay, so we are drawing like this, और यहाँ पे हमें कांस्टेंट कंसिडर कर रहे हैं, तो आपको यहाँ पे एक वोल्टेज मिलेगा, यहाँ पे एक दूसरा वोल्टेज मिलेगा, यहाँ पे एक थर्ड वोल्टेज मिलेगा, V1, V2 और V3, और करंट की वैल्यू यहाँ पे हम कंसिडर कर रहे हैं सेम। सो थर्ड रिलेशन लिमिटेशन आपको क्या याद रखना है, फॉर सेम वैल्यू ऑफ करंट मोर देन वन वोल्टेज विल बी देयर। ओके, सो I की वैल्यू यहाँ पे सेम है,
यहाँ पे आपको फर्स्ट V1 मिल रहा है, सेकंड V2 मिल रहा है और थर्ड यहाँ पे V3 मिल रहा है। एक ही करंट पे आपको डिफरेंट डिफरेंट वोल्टेजेस मिल रहे हैं, तो यहाँ पे भी ओम्स लॉ के कुछ लिमिटेशन आ जाते हैं। ओके, तो ये जो डिवाइस है इसको बोलते हैं टनल डायोड। ये टनल डायोड में I और V रिलेशन में एक ही करंट के लिए डिफरेंट डिफरेंट वोल्टेज मिलता है। ओके, तो ये हुए इसके लिमिटेशन। तो थर्ड लिमिटेशन आपको लिखना है, फॉर ए सेम करंट मोर देन 1 voltage is there, okay, and this device which perform this operation is known as a tunnel diode. टनल डायोड का ये IV ग्राफ है, ओके, और ये थर्ड लिमिटेशन है, सेम वैल्यू ऑफ करंट डिफरेंट वैल्यू ऑफ वोल्टेज। तो ये 3 लिमिटेशन आपको याद रखना है। ओहमिक डिवाइस क्या है वो भी याद रखना है, नॉन ओहमिक डिवाइस क्या है वो भी आपको याद रखना है। ओके, नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट थियरी विच इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी। द नेक्स्ट पार्ट यानी नेक्स्ट थियरी इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी, या तो आप बोल सकते हो ड्रिफ्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन। ओके, सो एज वी नो दैट इन एनी substance there is one atom, and in this atom electrons and nuclei are tightly bounded with each other through a Coulombian attractive force. Okay, but as we know that in atom the outermost cells जो होते हैं यानी लास्ट ऑर्बिट, उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो लेस बाउंडेड होंगे। तो उसको अगर कुछ नॉर्मल सी भी थर्मल एनर्जी मिलेगी यानी से रूम टेम्परेचर, तो रूम टेम्परेचर पे वो इलेक्ट्रॉन उस एटम में से लिबरेट होके बाहर आ जाएंगे। ओके, सो वी आर कंसिडरिंग वन कंडक्टर, यहाँ पे हम कंडक्टर कंसिडर कर रहे हैं। एक कंडक्टर है, अब उस कंडक्टर में के जो एटम्स है उसके आउटर सेल में से इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आउटर सेल ऑफ एटम्स आर लेस बाउंडेड। ओके, इलेक्ट्रॉन जो होंगे द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आउटर सेल ऑफ एटम्स आर लेस बाउंडेड। अगर लेस बाउंडेड है तो एट ए रूम टेम्परेचर यानी उसको थर्मल एनर्जी मिलेगी एट ए रूम टेम्परेचर इलेक्ट्रॉन गेन थर्मल एनर्जी एंड लिबरेटेड यानी बाहर आ जाएंगे, लिबरेटेड फ्रॉम एटम्स। जब वो इलेक्ट्रॉन्स एटम्स में से बाहर आएंगे तो लेफ्ट करेंगे लिबरेटेड फ्रॉम एटम एंड लेफ्ट बिहाइंड पॉजिटिव एटम यानी आयंस, लेफ्ट बिहाइंड आयंस। ओके, अब जो आयंस होते हैं वो किसी भी कंडक्टर में एक रेगुलर पैटर्न में अरेंज होते हैं। सो वी आर कंसिडरिंग आयंस पॉजिटिवली, आयंस इस तरह से अरेंज है रेगुलर पैटर्न में। ओके, अब यहाँ पे जो आयंस जो पर्टिकुलर लैटिस पैटर्न बोलते हैं उसको लैटाइस पैटर्न, लैटाइस पैटर्न में सारे आयंस अरेंज है और इसके बीच में जो इलेक्ट्रॉन्स जो लिबरेट हुए हैं यानी फ्री हुए हैं वो कंटिन्यूसली मूव करेंगे। ड्यूरिंग दिस देयर मोशन वो कंटिन्यूसली आयंस के साथ स्ट्राइक होंगे। ओके, सो आयंस के साथ स्ट्राइक होंगे तो कंटिन्यूसली उसका जो पाथ होगा वो जिगजैग होगा, उनका जो पाथ होगा कुछ इस तरह से होगा। सपोज यहाँ से हमने स्टार्ट किया A, तो यहाँ पे आएगा B। Okay, so all the free electron having a different यानी कि random motion. So when we are taking the average, अब आपको याद रखना है average velocity of electron, average velocity of all free electron
इज ज़ीरो। बिकॉज वो ज़ीरो क्यों होगा? क्योंकि वो रैंडम मोशन कर रहे हैं, एक इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन उधर जाएगा। ओके, इस तरह से कुछ होगा। जब हम उसका एवरेज लेंगे तब आपको वेलोसिटी ज़ीरो मिलेगी। तो जब कंडक्टर एज इट इज़ कंडीशन में है तो उसमें से भले ही उसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स हो बट उसमें से करंट फ्लो नहीं होगा। व्हेन एवर अभी जो कंडीशन है वो है इलेक्ट्रिक फील्ड इज एब्सेंट। सो ये आपको याद रखना है, व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड इज एब्सेंट average velocity of free electron is zero because all electrons are moving in a random direction. Due to this random motion their velocity becomes zero. Now question is, what happen when we are applying some electric field to this conductor? Okay, जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे तो इस पर एक एक्सटर्नल फोर्स लगेगा F इज इक्वल्स टू QE के हिसाब से, एंड ड्यू टू दिस उसका जो मोशन होगा वो अपने एक ओरिजिनल जो पाथ हमने यहाँ पे जो ड्रॉ किया है सॉलिड लाइन में उससे थोड़ा डाइवर्ट होगा, एंड जो डाइवर्ट डिस्प्लेसमेंट होगा और जो उसके का जो टाइमिंग लगेगा वो आपको देगा ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो ये जो मेन पॉइंट्स है आपको कंप्लीट करना है। एक पॉइंट आपको ऐड कर देना है कि ऑल द इलेक्ट्रॉन्स आर इनसाइड द कंडक्टर आर इन अ रैंडम मोशन, सो देयर वेलोसिटी when we are taking average वो होगी ज़ीरो। ओके, नाउ when we are applying electric field तब क्या होगा? ओके, नाउ सेकेंड पार्ट, पहले हमने कंडक्टर को एज इट इज़ कंसिडर किया था, कोई भी एक्सटर्नल फील्ड हमने अप्लाई नहीं किया था, तब उसका पाथ हमने यहाँ पे ऑलरेडी ड्रॉ करके रखा हुआ है। सेम कंडक्टर को when we are applying some battery यानी इलेक्ट्रिक फील्ड हम अप्लाई करेंगे थ्रू दिस एक्सटर्नल बैटरी। ये बैटरी का पॉजिटिव एंड इसके साथ कनेक्टेड है, बैटरी का नेगेटिव एंड सेकेंड एंड के साथ कनेक्टेड है। ओके, एज वी नो दैट एज पर आवर प्रीवियस डिस्कशन इन चैप्टर नंबर 1, इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी वो ऑलवेज स्टार्टिंग फ्रॉम पॉजिटिव टुवार्ड्स नेगेटिव। ओके, अब यहाँ पे जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है उस पर एक एक्सटर्नल फोर्स लगेगा। वो फोर्स कौन सा होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन से आपको ये फोर्स मिलेगा F इज इक्वल्स टू ई। जनरली फॉर्मूला होता है F इज इक्वल्स टू क्यू ई, बट यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का आपको मैग्नीट्यूड लेना है तो F इज इक्वल्स टू ई ई। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे उस पर इतना फोर्स लगेगा F इज इक्वल्स टू ई ई। ड्यू टू दिस एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फोर्स जो हम यहाँ पे एक पाथ कंसिडर किया हुआ है हमने, बी फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड, ये सॉलिड पाथ है A टू B, ए बी लाइन। okay, when E is equals to 0, but when we are applying electric field तब उसका जो पाथ होगा, यहाँ पे मैं डॉट लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, वो अपने ओरिजिनल पाथ से थोड़ा डाइवर्ट हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे मैंने दूसरा एक पॉइंट ड्रॉ किया हुआ है ए बी डैश। तो यहाँ पे आपको याद रखना है ए बी डैश लाइन जो यहाँ पे डॉटेड लाइन है। व्हेन ई प्रेजेंट, जब इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट है तब जो कंडक्टर के इनसाइड में फ्री इलेक्ट्रॉन्स है उसका अपना जो ओरिजिनल पाथ था A टू B, व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड इज एब्सेंट, बट व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड इज प्रेजेंट ड्यू टू दिस एक्सटर्नल फोर्स, ओके, जो इलेक्ट्रॉन्स है वो अपने ओरिजिनल पाथ AB से डाइवर्ट होके A से B डैश पाथ को फॉलो करेंगे। तो यहाँ पे डिस्टेंस में कुछ ना कुछ डिस्प्लेसमेंट आया, आप देख सकते हो B से B डैश के बीच में जो डिस्प्लेसमेंट हुआ। जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे तो जो इलेक्ट्रॉन्स है आयन के साथ कंटिन्यूसली कोलाइड होते रहेंगे, बट उसका जो एवरेज वेलोसिटी है वो ज़ीरो नहीं होगा, बिकॉज यहाँ पे एक्सटर्नल फोर्स की वजह से कई इलेक्ट्रॉन्स जो है वो डिफरेंट डायरेक्शन में तो होंगे बट उसका जो वेलोसिटी है वो ज़ीरो नहीं होगा। तो यहाँ पे ड्रिफ्ट वेलोसिटी जनरेट होगी ड्यू टू दिस डिस्प्लेसमेंट। अब आपको एक डेफिनेशन याद रखना है, रिलैक्स। ओके, सो जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है उसकी डेफिनेशन आप बना सकते हो यहाँ से। यहाँ पे आप देख सकते हो, मैंने यहाँ पे ए जो ग्राफ है यहाँ पे बताया हुआ है, ए से लेके बी तक जब इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो है। यहाँ पे रेड पेन जो है ए से बी डैश वो है व्हेन ई इज़ प्रेजेंट, जब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया हुआ है। तो आप बोल सकते हो इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ट्रैवलिंग फ्रॉम ए टू बी डैश व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड इज़
present rather than traveling from A to B when electric field is absent. So there is some effective displacement. यहाँ पे आप देख सकते हो B और B डैश जो इफेक्टिव डिस्प्लेसमेंट है, ओके, और इस डिस्प्लेसमेंट की वजह से जो वेलोसिटी जनरेट होगी उसको बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी, VD, ओके। अब जब ये इलेक्ट्रॉन फ्री इलेक्ट्रॉन आयंस के साथ कोलाइड हो गए, सो देर इज सम सक्सेसिव कोलिजन, ओके। दो कॉन्जिक्यूटिव जो सक्सेसिव कोलिजन के बीच का जो टाइमिंग होगा उसको बोलेंगे रिलैक्सेशन टाइम। दूसरा इंपॉर्टेंट क्या याद रखना है आपको, व्हेन इलेक्ट्रॉन ट्रैवलिंग इनसाइड ए कंडक्टर एंड कोलाइड विद द आयंस, ओके, ड्यू टू द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड F इज इक्वल्स टू E फोर्स लगेगा, और उसी फोर्स की वजह से यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन ट्रैवल करेंगे उसका एक्सीलरेशन आपको याद रखना है। ये फार्मूला फर्स्ट चैप्टर में भी आता है, A इज इक्वल्स टू E अपॉन M, क्योंकि यहाँ पे दो फोर्स होंगे, F इज इक्वल्स टू E, इलेक्ट्रॉन का कुछ ना कोई मास होगा, सो मास इंटू एक्सीलरेशन इज इक्वल्स टू E, सो फ्रॉम दिस A इज इक्वल्स टू E अपॉन M। ये रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। एक्सीलरेटेड इलेक्ट्रॉन इनसाइड व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड इज प्रेजेंट, तब आपको ये रिलेशन याद रखना है, A इज इक्वल्स टू E अपॉन M। अब इतना एक्सीलरेशन वाला इलेक्ट्रॉन, ओके, अगर हम टाइम को टाउ कंसीडर करें, टाउ क्या है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे अब, ओके। अब हम बात करेंगे रिलैक्सेशन टाइम। अब जो इलेक्ट्रॉन है आयंस के साथ कंटिन्यूसली कोलाइड होंगे, ओके, तो दो सक्सेसिव जो कोलिजन होगा आयंस के साथ इलेक्ट्रॉन्स का, उसके बीच का जो टाइमिंग होगा उसको बोलेंगे एवरेज टाइम, उसको बोलेंगे रिलैक्सेशन टाइम। तो रिलैक्सेशन टाइम की डेफिनेशन क्या होगी ये आपको याद रखना है, द एवरेज टाइम बिटवीन टू successive collisions of electron किसके साथ होगा, with ions, is known as relaxation time, टाउ, ओके। तो ये इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। व्हाट इज़ रिलैक्सेशन टाइम, तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स आयंस के साथ कोलाइड होंगे, तो दो इलेक्ट्रॉन के बीच के जो सक्सेसिव कोलिजन होगा उसके लिए जितना भी टाइम लगेगा उसको रिलैक्सेशन टाइम बोलते हैं, यानी उसका सिंबल है टाउ। अगेन, द एवरेज टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन ऑफ इलेक्ट्रॉन विथ आयंस इज नोन एज अ रिलैक्सेशन टाइम टाउ। अब इतना टाइम लगेगा और इतना एक्सीलरेशन होगा, ओके, तो यहाँ से हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला फाइंड कर सकते हैं। सो आपको यहाँ पे एक रिलेशन याद रखना है, व्हेन फ्री इलेक्ट्रॉन मूविंग विथ एक्सीलरेशन A is equals to E upon M and collision time is tau, then ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला आपको याद रखना है, देन ड्रिफ्ट वेलोसिटी VD इज, आपको नॉर्मल इक्वेशन पता है, एक्सीलरेशन इज इक्वल्स टू वेलोसिटी अपॉन टाइम, बट यहाँ पे टाइम के प्लेस का आपको क्या लेना है, टाउ लेना है, और वेलोसिटी के प्लेस पे आपको लेना है ड्रिफ्ट वेलोसिटी यानी VD, ओके। तो ये चीज़ आपको पता है कि एक्सीलरेशन यानी वेलोसिटी अपॉन टाइम, बट यहाँ पे टाइम के प्लेस पे आपको लेना है टाउ, तो मैंने टाउ कर दिया, और वेलोसिटी के प्लेस पे आपको लेना है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो यहाँ से ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होगी, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला होगा इलेक्ट्रॉन जो ट्रैवल कर रहा है एक्सीलरेशन से A इंटू टाइम यानी T। अब इलेक्ट्रिक फील्ड जब प्रेजेंट है तब एक्सीलरेशन का फॉर्मूला क्या है, E अपॉन M
इंटू टाउ। तो यहाँ पे आपको फाइनली वी का फॉर्मूला याद रखना है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी वी इज़ रिटर्न एज ई अपॉन एम इंटू टाउ। यहाँ पे मैंने मैग्नीट्यूड लिया है, अगर आपको इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन लेना है तो यहाँ पे माइनस का साइन आप कर सकते हो। ओके, सो दिस इज़ द इम्पोर्टेंट फार्मूला ऑफ अ ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फार्मूला ई अपॉन एम इंटू टाउ। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग। फॉर एनी क्वेरी आप मुझे व्हाट्सअप भी कर सकते हो। एंड अगेन thanks for watching. Subscribe my channel and forward this video. Thank you.